स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ परिवेश में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का विकास होता है। जीवन में स्वच्छता और सफाई को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बचपन से ही अगर सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर के पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, जिसमें देश की मौद्रिकता लाभ होता है। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक उस देश स्थान की सुंदर छवि मन में लिए लौटते हैं। विडंबना है कि आज़ादी के लंबे समय तक भारत ने साफ सफाई को लेकर जन जागरण शुरू नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह बेहद प्रिय था। कृतज्ञ राष्ट्र ने अब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया है, जिसके कारण जनता में एक नई जागृति आई है। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरह बेहद ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्ति के विकास पे सीधा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को देते थे। बापू की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। इसलिए तो देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी थी। उनके लिए ये दोनों काम बड़े थे। गांधी जी ने समझ लिया था कि कई महामारियों का कारण खुले में शौच करना और घरों के आसपास फैलने वाली गंदगी है। उस समय हैजा और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों से कभी कभार गांव की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती थी। गांधी जी ने ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। वे खुले में शौच करने के घोर विरोध करते थे। यही कारण था कि उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता की वकालत की, बल्कि गंदी बस्तियों और गांवों में जाकर लोगों को खुले में शौच न करने और सफाई के महत्व के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में न सिर्फ खुद झाड़ू उठाया, बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी अपना शौचालय खुद साफ करने के लिए कहा। उनका कहना था, सफाई रखना परमात्मा की भक्ति समान है। उन्होंने स्वयं और अपने परिवार की सफाई की शुरुआत कर एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। अगर हमें अपने समाज और देश को आगे ले जाना है तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले के प्राचीन से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस चेतना की मुखारित स्वर प्रदान किया। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार दें। इसीलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रेरणास्पद संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में सरकारी कार्यालय और उनके संस्थानों में लाखों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। सफाई समाज के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख अंग है। सफाई किसी एक तक सीमित नहीं है और न ही इसकी कोई एक दिशा है। हर जीव जंतु सफाई पसंद होता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता भी बैठते समय अपनी पूंछ से जमीन साफ कर लेता है। सफाई का ध्यान रखने से रोगामुक्त रहता है और एक स्वच्छ भारत के निर्माण में योगदान देता है। इसीलिए हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह अपने जीवन में अपनी तथा अपने आसपास की साफ सफाई का विशेष ध्यान दे। अपनी काया को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन खाना खाने से पूर्व और शौच जाने के पश्चात हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, ताकि शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सकें। यदि हाथ गंदे होंगे तो खाना खाते समय शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे और हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देंगे। स्वच्छता से नियमित तौर पर बढ़ते हुए नाखूनों और बालों को काटना, साफ सुथरे कपड़े पहनना शामिल है।
इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर और कचरे का सही तरीके से निपटान करके हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं। दुखदायक स्थिति यह है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच करने की मजबूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। साफ पानी उपलब्ध नहीं होने, खुले में शौच और सफाई के अभाव के कारण डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। भारत में हर वर्ष डायरिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 4 से 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मौसमी बीमारियां खुले में शौच करने के कारण होती हैं। इसके अलावा खुले में शौच के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां, आंखों में तकलीफ, स्केबीज, अनीमिया और आंतों में कीड़े जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जिससे किडनी खराब होने और तपेदिक होने का खतरा बढ़ जाता है। यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के 1 ग्राम मल के कारण करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी सिस्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। यह जब हवा में उड़ते हैं तो आसपास रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खुले में शौच करने से अनेक माध्यमों से वही मल हमारे घरों और खाने पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाता है। वायरस फैलने का सबसे बड़ा माध्यम मक्खी है, जो मल पर बैठती है और फिर घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती है। इससे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मक्खी एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर तक उड़ती है। उसके पैरों और पंखों में मल चिपका रहता है, जो खाने पीने की चीज़ों में घुल जाता है और वह खाने के साथ हमारे पेट में चला जाता है। इसके अलावा यदि कोई बहते हुए पानी के किनारे खुले में शौच कर रहा है तो वह पानी के साथ बह जाता है। हो सकता है कि आगे कोई स्नान करने के लिए या कुल्ला करने के लिए उस जल का उपयोग करे। इससे गंदगी उसके पेट में पहुंच जाएगी। खुले में किया गया शौच मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वह उगाई गई सब्जियों भी बीमारियों का सबब बन सकती हैं। साथ ही पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ियों के पहिए, जूते, चप्पल भी खुले में किए गए शौच को घरों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सामाजिक सफाई से आशय अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरों के घर के सामने या रास्ते में नहीं डालने से है। हम खुले में पेशाब न करें और जगह जगह नहीं थूकें। देश के समस्त विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर वातावरण मिल सकता है। इससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्राओं की संख्या कम हो सकती है। स्वच्छ भारत अभियान की राह में कई रुकावटें हैं, जिसके कारण बीमारियों को भी पांव पसारने में मदद मिलती है। ये है गंदा पानी पीना, मानव अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान नहीं करना, व्यक्तिगत सफाई और खाने पीने की चीज़ों की स्वच्छता पर ठीक से ध्यान नहीं देना, ठोस और तरल कचरे का ठीक से निपटारा नहीं करना, सफाई के अभाव में शिशु मृत्यु दर और कुपोषण पीड़ित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। यदि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत 2019 तक देश के हर घर में शौचालय बनने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2016 के बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 11,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसमें गांव के लिए 9,000 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। खुले में शौच मुक्त होने वाले गांवों को इनाम देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक आधार पर आवंटन का प्रावधान है। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हम 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। गांधी जी का सपना तभी साकार होगा। कृतज्ञ राष्ट्र को यही बापू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तेजी से इस्तेमाल बढ़ा है। ज्यादातर उपकरण 2-4 साल बाद जब खराब हो जाते हैं, कबाड़ का कारोबार करने वाले इन्हें खरीद लेते हैं। इन्हें तोड़कर उपयोगी हिस्सों को निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी हिस्सों को वह जंगल या खाली पड़ी जगहों पर फेंक देते हैं। इन उपकरणों में कई पारा या रेडिएशन फैलाने वाली घातक धातुएं भी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटान की ठोस नीति नहीं होने के कारण यह कचरा एक स्थान पर पड़ा रहता है तथा धीरे धीरे कचरे के ढेर में बदल जाता है। वह स्वतः नष्ट नहीं होता है, अपितु जो घातक धातुएं होती हैं वह जमीन और वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे की तरह ही प्लास्टिक भी ऐसा कचरा है जिसके समुचित निपटान के प्रबंध नहीं है। लोग प्लास्टिक के सामानों, थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल ज़्यादा है। वजह यह है कि ये सस्ते होते हैं, इसलिए जब ये बेकार हो जाते हैं तो लोग इसे फेंक देते हैं या जला देते हैं। इससे कई नुकसान हैं। जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी घातक गैसें उत्पन्न होती हैं और वातावरण को दूषित करती हैं। यदि प्लास्टिक के टूटे फूटे सामानों एवं थैलियों को एकत्र कर पुनर्चक्रण के लिए वापस फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाए तो इनसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे देश में ऐसा करने के लिए समुचित साधन या ऐसी व्यवस्था बहुत कम है। जैविक कचरे में वे वस्तुएं आती हैं जो आसानी से नष्ट हो जाती हैं, जैसे खाने पीने की बची वस्तुएं, सड़े गले फल, छिलके, सब्जियों के अवशेष आदि। ऐसे पदार्थ कुछ समय के बाद स्वतः नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसे कूड़े को हम खुली जगह पर फेंक दें तो कुछ ही दिनों में वह सड़ने लगता है। मच्छर और मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। इससे वातावरण प्रदूषित होने लगता है। जैविक कचरे के सड़ने से कई गैस एवं रसायन उत्पन्न होते हैं जो वातावरण एवं धरती को प्रदूषित करते हैं। उपयुक्त 3 किस्म के कचरों का यदि सही प्रबंधन कर दिया जाए तो हमारा शहर, गांव या कस्बा साफ स्वच्छ नजर आएगा। जहां तहां कचरे एवं कूड़े का ढेर नजर नहीं आएंगे। हमारी धरती और वातावरण प्रदूषित नहीं होंगे। दरअसल इसमें सभी पक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहली जिम्मेदारी लोगों की है। वे कचरे को जहां तहां नहीं फेंकें, बल्कि तय स्थान पर ही फेंकें जहां से उसे नियमित रूप से उठाया जाता हो। उसके बाद स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी आती है कि कूड़ा उठाकर उनका निपटान करते हैं। यहाँ 2 समस्याएं हैं। पहली, WHO के सर्वे के अनुसार 40% कूड़ा निकाय उठाती ही नहीं। दूसरी, जिसे उठाते समय से 60% के निपटान के उनके पास इंतजाम नहीं है, जबकि आज कूड़े से बिजली बनाई जा सकती है। जरूरत इसके लिए पहल करने की है। स्वच्छता को प्रभावित करने वाला अन्य कारण, हमारे देश में आज की आबादी का एक बड़ा तबका भोजन पकाने के लिए परंपरागत ईंधन का इस्तेमाल करता है। इसमें लकड़ी, गोबर के उपले और केरोसिन का इस्तेमाल शामिल है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस मानव स्वास्थ्य एवं वातावरण दोनों को प्रदूषित करती है। स्वच्छ रसोई गैस और सौर ऊर्जा के ईंधन को बढ़ावा देकर इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की रिपोर्ट के अनुसार पतितापावनी गंगा नदी जैसे ही ऋषिकेश के आगे निकलती है, उसमें प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि हरिद्वार में उसका पानी पीने के लायक नहीं रह जाता। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब गंगा कानपुर पार करती है। कानपुर और इलाहाबाद के बीच में गंगा के तटों पर 300 से भी ज्यादा उद्योग हैं जिनका कचरा गंगा में बहता है। हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद के बीच 100 शहर हैं जिनका सीवेज गंगा में डाल दिया जाता है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, लेकिन उसके पानी में इतने कीटाणु और रसायन घुल जाते हैं कि वैज्ञानिकों ने उस पानी को नहाने के भी उपयोग करार नहीं दिया। यही हाल देश की अन्य नदियों का है।